कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है। लेकिन हमारे हीरो की एक दुख से भरी कहानी है। उसकी एक छोटी बहन थी। उसकी मौत एक ऐसी बीमारी से हुई जिसका कोई इलाज नहीं था। उस दिन हमारे हीरो ने डिसाइड किया वो एक ऐसी दवाई का आविष्कार करेगा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर देगी। उसने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी। कई दिन तो वो अपना खाना पीना भूल जाता था। एक दिन जब वो बहुत ज्यादा थक गया, उसने सोचा कि 40 मिनट्स का ब्रेक ले लिया जाए। पर जब हीरो की आंखें खुली, वो मर चुका था। सोते वक्त ही उसकी मौत हो गई थी। हमारे हीरो फाल्मा का एक नई दुनिया में रिइंकार्नेशन हुआ है। जब उसकी आंखें खुली, एक लड़की उसके लिए परेशान हो रही थी। वो कहती है कि आपको हिलना नहीं चाहिए, आपके ऊपर बिजली गिरी थी। फाल्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी आवाज में बदलाव दिखता है। वो अपने हाथों को देखता है जो बच्चे जैसे थे। उस लड़की का कहना था कि फाल्मा पर बिजली गिरने के कारण वो कई दिनों से कोमा में था। फाल्मा माफी मांगता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वो लड़की उसको शीशा दिखाती है, जिसको देख वो एकदम हैरान हो गया था। वो एक बच्चे की बॉडी में फंस गया है। उसे इस दुनिया का, इस शरीर का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी का उसे सब कुछ याद है। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर दर्द होने लगता है। वो उस लड़की से, जो कि उसकी मेड शार्लोट है, उससे इस बैंडेज को हटाने के बारे में पूछता है। ये सुनते ही वो तुरंत गर्म पानी ले आती है। जब फाल्मा उस बैंडेज को हटा रहा था, तब उसे एक मार्क दिखाई देता है। उस मार्क को देखकर शार्लोट घबरा जाती है और खुशी के आंसू रोना शुरू कर देती है। फाल्मा कहता है कि ये उसके ऊपर बिजली गिरने की वजह से हुआ होगा। तभी शार्लोट बोलती है कि ये निशान सबूत है कि आपको गॉड ऑफ मेडिसिन ने चुना है। फाल्मा तो ब्लैंक ही हो जाता है। वो तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। शार्लोट को तो यकीन ही नहीं होता कि फाल्मा गॉड ऑफ मेडिसिन को कैसे भूल गया, जबकि उनका पूरा परिवार उनकी पूजा करता है। फाल्मा शार्लोट को बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और वो उसकी बातें सुनकर और भी कंफ्यूज हो रहा है। तो शार्लोट सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम शार्लोट है और फिर उसे उसका ही घर घुमाते हुए बताती है कि वो रॉयल फार्मासिस्ट फैमिली से है, जो रॉयल फैमिली के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। यहाँ तक कि फाल्मा का परिवार मैजिक का यूज करने में भी माहिर है। फाल्मा पूछता है, तो क्या मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ? शार्लोट घबराते हुए बोलती है कि अब आप ये मत बोलना कि आप मैजिक करना भी भूल गए हो। अगर ऐसा हुआ तो फाल्मा को परिवार से ही निकाल दिया जाएगा। फाल्मा क्लियर कर देता है कि वो मैजिक करना भी भूल गया है। शार्लोट अपने आप को तसल्ली देते हुए सोचती है कि शायद मास्टर मजाक कर रहे हैं। वो फाल्मा को बताती है कि वो वाटर मैजिक में बहुत अच्छा था। उसी दिन फाल्मा अपने रूम में वाटर मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है। उसने वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को इमेजिन किया। अचानक फाल्मा का वो मार्क ग्लो करने लगा था। अचानक फाल्मा के हाथों पर पानी तैरने लगता है। ये देख फाल्मा घबरा गया था। वो खिड़की से बाहर सारा पानी फेंक देता है, पर अब वो उस प्रेशर को रोक नहीं पा रहा था। किसी तरह फाल्मा का वो मार्क ग्लो होना बंद हो जाता है, जिससे उसके हाथों से पानी निकलना भी रुक गया था। फाल्मा के मैजिक से भीगी हुई शार्लोट बहुत ही ज्यादा खुश थी। शार्लोट को आखिर राहत मिली कि फाल्मा मैजिक यूज कर सकता है। फाल्मा ने अपने मैजिक के बारे में काफी सोचा। उसने रियलाइज किया कि वो जिस भी एलिमेंट के फॉर्मूले के बारे में सोचता, उस एलिमेंट को वो क्रिएट कर पा रहा था और अपने दूसरे हाथ से वो उसे इरेज भी कर पा रहा था। शार्लोट फाल्मा के पास आती है और उसे लाइब्रेरी ले जाती है। वहाँ वो उसे दिखाती है कि यहाँ मौजूद सारी किताबें वो पढ़ चुका है। ये सुनकर फाल्मा एक किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। सरप्राइजिंगली वो इस किताब की लैंग्वेज को समझ पा रहा था। डिनर टाइम। फाल्मा के फादर फाल्मा को ठीक देख काफी खुश थे। वो कहते हैं कि इस खुशी के माहौल में हम तुमसे एक सवाल करेंगे, पर उसकी बीवी मना करती है कि अरे अभी तो ये ठीक हुआ है। फाल्मा बोलता है कि वो तैयार है। उसके फादर उससे एक मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला पूछते हैं, जिसमें ड्रैगन की खाल, छिपकली की पूंछ और चमगादड़ के दांतों का यूज होता है। फाल्मा ने इसका एकदम सटीक ठीक जवाब दिया था। उसके फादर कहते हैं, अब जब तुम ठीक हो गए हो तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर देनी चाहिए। अब फाल्मा ये नहीं जानता था कि कैसी ट्रेनिंग की बात हो रही है। उसने वहाँ हाँ तो कह दिया था, पर अब जो आगे होगा उन सब के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। अब अगले सीन में हमें स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा के दर्शन करवाए जाते हैं, जो कि फाल्मा की मैजिक टीचर है, जिसका नाम एलन है। अब ट्रेनिंग के दौरान फाल्मा को शांत और डिसिप्लिन में देख
एलन को शक होने लगता है कि कहीं ये कोई बहरूपिया तो नहीं है। फाल्मा बहाने बनाते हुए बोलता है कि उसके ऊपर बिजली गिरने के कारण उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। एलन उसकी बात को मान लेती है और उससे डिवाइन आर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछने लगती है। अब फाल्मा को डिवाइन आर्ट के बारे में कैसे ही पता होगा। वो तो मन में सोचता है कि अगर मुझे पता होता तो तुझे टीचर रखता ही क्यों। एलन उसे डिवाइन आर्ट के बारे में बताते हुए एक नदी किनारे ले चलती है और फाल्मा को उसकी जादुई छड़ी निकालने को कहती है। फाल्मा तो जादुई छड़ी लाया ही नहीं। ये सुन के एलन उसे अपनी दे देती है जादुई छड़ी। एलन फाल्मा को एक मैजिक स्पेल करके दिखाती है और उसके बाद फाल्मा भी उसी मैजिक को ट्राई करता है। सरप्राइजिंगली फाल्मा का किया मैजिक स्पेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इतना पावरफुल था कि एलन हैरान हो जाती है। वो फाल्मा की बॉडी का माना चेक करने लगती है। उसने फाल्मा को एक टूल पकड़ा दिया जो माना मेजर करता है। जैसे ही फाल्मा अपना माना रिलीज करता है वो टूल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख एलन की फट के चार हो जाती है। इतना पावरफुल मैजिक या तो गॉड या तो डीमन लॉर्ड के पास ही हो सकता है। वो एलन के कंधे पर वही चमकता निशान देखती है। उसने पहचान लिया था कि ये गॉड ऑफ मेडिसिन का निशान है। एलन बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। उसका चश्मा टूट गया था। वो एलन को बोलती है कि वो कभी भी किसी के सामने माना मेजर टूल को ना पकड़े, यहाँ तक कि उसके खुद के फादर के सामने भी नहीं। सीन शिफ्ट होता है और एलन और फाल्मा एक बेंच पर बैठे हुए थे। एलन अभी भी डरी हुई थी। ये देख फाल्मा कुछ फनी करने की कोशिश करता है और ये वामन की लड़की उसके चक्कर में फंस भी जाती है। अब जब फाल्मा अपने हाथों से स्कोप बना के एलन को हंसाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक नई स्किल के बारे में पता चलता है। ये डिवाइन आईज थी। इसकी मदद से फाल्मा किसी की भी बॉडी के अंदर की इंजरी को देख सकता है। इन डिवाइन आंखों से वो एलन को बताता है कि उसकी आंखों में और उसकी उंगलियों में चोट है। एलन सरप्राइज हो जाती है कि उसे ये कैसे पता। वो उसे बताता है कि जब वो उसकी बॉडी को स्कैन कर रहा था तब उसकी फिंगर ग्लो कर रही थी। एलन और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है। उसे तो शक होने लगा था कि एलन इंसान ही नहीं है। तभी उसकी नजर एलन की परछाई पे पड़ती है जो कि थी ही नहीं। ये देखने के बाद एलन बिन कुछ सोचे वहां से भाग जाती है। अगले दिन क्लास लेने एलन आई ही नहीं। फाल्मा के फादर उसे बताते हैं कि एलन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिस वजह से आज वो उसकी क्लास नहीं ले पाएगी। उसके फादर ने उसे एक दवाई दी जिसको उसे एलन तक पहुंचाना था। रूम से बाहर निकलते ही फाल्मा उस दवाई को स्कैन करने लगता है। उसे पता चला कि ये दवाई इतनी भी असरदार नहीं है। उसने उस पर कोई जादू किया जिससे अब ये बेहतर असर करेगी। हम एलन को देखते हैं जिसने आर्मर पहना हुआ था। वो फाल्मा को देख डरते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। फाल्मा अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है और कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। एलन उस पे यकीन करती है और अपने सिर से हेलमेट को उतार देती है। उसकी शक्ल को देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितनी बीमार है। वो फाल्मा से उसके यहाँ होने की वजह पूछती है। फाल्मा उसे बताता है कि उसके फादर ने उसके लिए दवाई भेजी है और साथ ही उसने इस दवाई को बेहतर भी कर दिया है। ये सुन एलन फिर से घबराने लगती है। वो पूछती है कि क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है मुझे मारने के लिए। फाल्मा हैरान होते हुए कहता है कि अरे ये तुम क्या बक रही हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा, बल्कि इस दवाई को खाने से वो जल्दी ठीक हो जाएगी। पर एलन को उस पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। फिर फाल्मा उसके पास आके उसके हाथों को पकड़ता है। वो कहता है कि आप मेरी टीचर हैं, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, और एलन को फूल देके वो वहाँ से निकल जाता है। उसने एलन को पटा लिया था। वो थोड़ा शर्माने लगी थी। अगले दिन एलन फाल्मा को ट्रेन करने आई थी, लेकिन ये क्या, आज भी उसने आर्मर पहना हुआ है। उसका कहना था कि उसे अपने स्टूडेंट पे तो भरोसा है पर उसके मैजिक पर नहीं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसने ये आर्मर अपनी सुरक्षा के लिए पहना है। वो फाल्मा को थैंक यू भी कहती है। कल जो उसने मेडिसिन दी थी उससे वो जल्दी ठीक हो गई। अब ट्रेनिंग शुरू करने के बाद एलन एक बार फिर फाल्मा का मैजिक देख हैरान हो गई थी। सीन चेंज होता है और हम फाल्मा को सभी को ताड़ते हुए देखते हैं। उसने अपनी डिवाइन आई की मदद से सबकी अंदरूनी चोट को देखना शुरू किया। वो उन्हें नोट कर लेता है और तय करता है कि वो सभी के लिए दवाई बनाएगा। फाल्मा अपनी लैब में अपने मैजिक से दवाई बनाना शुरू भी कर देता है। दवाई के बनने के बाद वो सीधा शार्लोट के पास जाता है। उसने वो दवाई शार्लोट को दे दी। हम देखते हैं कि शार्लोट इतनी खुश हुई थी कि वो लगभग वहाँ रोने ही लगी थी। वो फाल्मा को ये सब करने के लिए थैंक्स कहती है।
जिसके बाद ये लोग सभी में वो दवाइयाँ बांट देते हैं। फाल्मा से मिली दवाइयाँ देखकर ये लोग भी बहुत खुश हुए थे। एक रॉयल फैमिली फार्मासिस्ट के द्वारा मेडिसिन ट्रीटमेंट मिलना ये कोई आम बात नहीं है। असल में ये लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं। यहाँ पे शार्लोट इस बात का भी जिक्र करती है कि कैसे दुनिया में लाखों लोग सही इलाज ना मिलने के कारण मारे जाते हैं। ये बात फाल्मा के दिल पर आके लगी थी। अगले दिन डिनर के टाइम जब फाल्मा अपने माता पिता को देख रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ उसकी बहन नहीं है। उससे पता चलता है कि उसकी बहन को चिकन पॉक्स हो गया है और ये बीमारी मरीज से दूसरों में फैलती है, इसीलिए उसे अपने रूम में क्वारंटीन करके रखा गया है। अब यहाँ फाल्मा सोचता है कि ये बीमारी उसकी दुनिया में भी थी, लेकिन यहाँ ये बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन फाल्मा को इसका इलाज पता था। इसके बाद ही उसने तुरंत दवाई बनाना शुरू कर दिया। वो उस दवाई को अपनी बहन के खाने में मिला देता है, जिसके बाद वो अपनी बहन से मिलने गया। अपने भाई को यहाँ देख वो घबरा जाती है। वो बोलती है कि फादर ने सबको मेरे पास आने से मना किया है। फाल्मा उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि वो उसके लिए दवाई लेकर आया है। उसकी बहन ब्लांच वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि इस दुनिया में अब तक इस बीमारी की कोई दवा नहीं बन पाई है। फाल्मा घबराने लगता है और झूठ बोलता है कि इस दवाई के बारे में उनके फादर की किताब में ही लिखा हुआ था, शायद वो भूल गए होंगे। खैर, वो अपनी बहन को इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है, जिसके बाद वो ब्लांच को खाना खिलाता है। वो उसके पास ही रुका रहा और उसका पूरा ख्याल रखा। ब्लांच कहती है आज फाल्मा बहुत अलग बर्ताव कर रहा है। इससे पहले वो कभी भी उसके साथ नहीं खेला करता था। उसे अपना ये वाला भाई बहुत ज्यादा पसंद है। फाल्मा को अपनी छोटी बहन याद आ गई थी। कुछ दिनों बाद ब्लांच एकदम ठीक हो जाती है। फाल्मा इसके बाद एक मिनी माइक्रोस्कोप बना लेता है, क्योंकि वो हर बार अपनी डिवाइन आई का यूज यूं खुले में नहीं कर सकता। उसी वक्त उसके रूम में कोई आ गया था। वो उसे बताने आया था कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं। फाल्मा अपने फादर से मिलने गया, लेकिन यहाँ सिर्फ उसके फादर ही नहीं, कई और लोग भी मौजूद थे। फाल्मा के फादर उसे अपना सामान पैक करने को कहते हैं। उन्हें रॉयल कैपिटल के लिए तुरंत रवाना होना होगा। अगले सीन में हमें रॉयल पैलेस दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि प्रिंसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो मरने की कगार तक पहुंच चुकी है। उनके इलाज के लिए वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर और फार्मासिस्ट को बुलाया गया है। सभी डॉक्टरों ने, फार्मासिस्ट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर कोई भी बीमारी को पकड़ ही नहीं पाया। वहाँ सभी ने हार मान ली थी। यहाँ तक कि फाल्मा के फादर ने तक ये कह दिया, इनका इलाज नहीं हो पाएगा। वहाँ खड़ा फाल्मा सोचता है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। फाल्मा अपनी डिवाइन आई का यूज करता है। उसे पता चला कि क्वीन को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। इस बीमारी में कोई दवा काम नहीं करती, सिर्फ पेशेंट को वैक्सीन देकर ही बचाया जा सकता है। पर यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है। यहाँ वाकई क्वीन को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तभी क्वीन के छोटे बच्चे उसके पास आकर रोने लगते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी माँ उनसे दूर चली जाए। अब बच्चों को यूं रोता हुआ देख फाल्मा क्वीन के पास जाता है। वो क्वीन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उनका इलाज करने का मौका दे। उसने वहाँ साफ साफ कह दिया था कि वो इस बीमारी का इलाज जानता है। सभी डॉक्टर वहाँ हैरान हो गए थे। कुछ लोग वहाँ बोलते हैं कि ए बच्चे, क्वीन को परेशान मत करो। उसके फादर भी फाल्मा से कहते हैं, फाल्मा ऐसा कुछ मत करो जिससे क्वीन को परेशानी हो। लेकिन तभी क्वीन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना इलाज करने की इजाजत देती हूँ। अब सिर्फ तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अब फाल्मा वापस अपने घर आकर अपनी लैब के दरवाजे को बर्फ से जमा देता है, ताकि कोई भी इस कमरे में ना घुस सके। यहाँ की दुनिया अभी तक बैक्टीरिया और वायरस से अनजान है। वो एक ऐसी दवाई बना रहा था जो वायरस को रोक सके। तभी उसके रूम के बाहर उसके फादर उसको आवाज देते हैं। वो कहते हैं, फाल्मा तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? लेकिन फाल्मा का पूरा ध्यान अपनी दवाई बनाने में था। गुस्से में आकर उसके फादर लैब के दरवाजे को ही ब्लास्ट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन फाल्मा उनकी बात अनसुनी कर देता है और दवाई बनाना जारी रखता है। उसके फादर गुस्से में आकर आइस मैजिक का यूज करते हैं। फाल्मा ने अपने मैजिक से उनके मैजिक को कैंसिल कर दिया, जिस कारण दोनों के बीच एक वॉल क्रिएट हो जाती है। उसके फादर एकदम हैरान हो गए थे कि फाल्मा ने ये बिना मंत्र, बिना स्टाफ के किया था। अब उनके लिए सवाल बदल गया था। वो फाल्मा से पूछते हैं कि वो कौन है। फाल्मा कुछ बोल नहीं पाता। तभी उसके फादर की नजर फाल्मा के नोट्स पर जाती है। उसमें फाल्मा ने कई सारी दवाइयों का फॉर्मूला लिखा हुआ था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती।
फाल्मा अपने फादर से बोलता है कि उसने ये सब अपने सपनों में देखा था जब उसके ऊपर बिजली गिरी थी। अब फाल्मा के फादर को सब समझ आ रहा था। उन्होंने फाल्मा का वो चमकता निशान भी देख लिया था। उन्हें यकीन नहीं होता कि गॉड ऑफ मेडिसिन ने उनके बेटे को चुना है। फाल्मा अपने फादर से दवाई बनाने की परमिशन मांगता है और वो ये भी कहता है कि अगर वो दवाई बनाने में कामयाब हो गया तो उसके फादर को रॉयल कैपिटल में और भी महत्व दिया जाएगा। फाल्मा के फादर ने साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि दवाई अगर वो बना रहा है तो क्रेडिट भी उसे ही मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि क्वीन ने अपनी जान तुम्हारी काबिलियत पर टिकाई हुई है, तुम्हें भी अपना सब कुछ अपनी दवाई पर टिका देना चाहिए। आखिर एक सच्चे फार्मासिस्ट का काम यही तो होता है। फाल्मा उस दीवार को पिघला देता है। उसके फादर एकदम हैरान हो गए थे। फाल्मा पानी से बर्फ तो बना सकता है लेकिन उसे पिघला नहीं सकता। वो एक बार फिर पूछते हैं कि क्या वो सच में फाल्मा है। फाल्मा कहता है कि वो अपने आप को फाल्मा ही मानता है। अगले दिन फाल्मा दवाई लेकर रॉयल पैलेस जाता है। उसने अपना मुंह ढका हुआ था। ये बात वहाँ मौजूद डॉक्टर और फार्मासिस्ट को अच्छी नहीं लगती। यहाँ फाल्मा के फादर को ना पाकर कोर्ट फार्मासिस्ट फाल्मा से पूछते हैं, क्या तुम्हारे फादर भाग गए हैं? फाल्मा हंसकर जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी क्वीन फाल्मा को अपने पास बुलाती है। तब तक वहाँ फाल्मा के फादर भी आ चुके थे। कोर्ट फार्मासिस्ट फाल्मा के फादर से पूछते हैं, क्या तुम अपने बेटे को रोकोगे नहीं? वो जवाब देते हैं कि फाल्मा ने हम दोनों की स्किल्स को सर पास कर दिया है। क्वीन को दवाई देने से पहले फाल्मा उन्हें कुछ दिखाता है। उसने एक डिवाइस बनाया जिससे बैक्टीरिया को देखा जा सकता था। क्वीन ये देख हैरान थी और पूछती है कि ये क्या चीज है। वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को भी ये दिखाया जाता है। वो पूछते हैं कि क्या ये कोई कीड़े हैं। फाल्मा उन्हें इन्फेक्शन और बैक्टीरिया के बारे में बताता है और इसको खत्म करने के लिए शायद क्वीन को ये दवाई 1 साल तक भी लेनी पड़ सकती है। फाल्मा एक गिलास में क्वीन को वो दवाई देता है जिसको वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है। फाल्मा भी वो दवाई ले रहा था और वो कहता है कि उसने भी अपनी जिंदगी इस दवाई पर टिकाई हुई है। खैर, अब इस दवाई के बन जाने के बाद इस दुनिया में मेडिकल साइंस का एक नया रेवोल्यूशन आया है। अब ये बीमारी वो नहीं रही जिसका कोई इलाज नहीं है। खैर, वहाँ मौजूद डॉक्टर्स फाल्मा से इस डिवाइस के बारे में पूछते हैं। फाल्मा कहता है कि ये कोई मैजिक नहीं, एक डिवाइस है और इसका डिजाइन वो सबको दे देगा। खैर, क्वीन के दवाई लेने के बाद उनको बहुत बेहतर महसूस हो रहा था और ये देख सभी लोग फाल्मा की तारीफ करते हैं। अब इसके कुछ देर बाद फाल्मा वापस अपने फादर के साथ घर लौट रहा था। फाल्मा के फादर ब्रूनो वो याद करते हैं वो दिन जैसे फाल्मा आज घबराया हुआ बैठा हुआ है, वो पहले भी ऐसा था। असल फाल्मा एक नाजुक बच्चा था और ब्रूनो काफी सख्त फादर थे। असल फाल्मा जब भी कुछ करने की कोशिश करता था और वो नहीं हो पाता था तो वो रोने लग जाता था। ब्रूनो का मानना था कि एक सच्चे फार्मासिस्ट को स्किल की नहीं, एक अच्छे दिल की जरूरत होती है जो अपने मरीज को समझ सके। लेकिन वो कभी अपने बेटे को नहीं समझ सके। उन्हें तो ये भी नहीं पता चला कि आखिर उनका बेटा किस दौर से गुजर रहा होगा। लेकिन वो इतना तो जान चुके हैं, जो आज उनके सामने बैठा है वो फाल्मा नहीं है। अब यहाँ से कहानी कुछ महीनों आगे जाती है। फाल्मा जो कि क्वीन को चेक करने के लिए रॉयल पैलेस आया हुआ था। क्वीन को देख लग रहा था कि वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। क्वीन फाल्मा को बताती हैं कि उन्होंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें तो यकीन हो गया था कि वो मरने वाली है, लेकिन अपने बच्चों के खातिर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। ये सब सुन के फाल्मा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो वहाँ से जाते हुए महारानी को अपना ख्याल रखने को कहता है। अगले दिन फाल्मा और उसके फादर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वापस रॉयल पैलेस पहुँच गए थे। आज उन्हें क्वीन की तरफ से सम्मानित किया जाने वाला था। क्वीन सबसे पहले फाल्मा के फादर को सामने बुलाती हैं और उनके कंधे पे मैजिक स्टाफ रख के उन्हें सम्मानित करती हैं। इसके बाद बारी आती है फाल्मा की। उसे भी सम्मानित किया जाता है और उसे रॉयल फार्मासिस्ट का टैग दिया जाता है और उसे परमिशन दी गई पूरे किंगडम में कहीं भी अपनी फार्मेसी खोलने की। ये फाल्मा के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। वो क्वीन का शुक्रिया अदा करता है। अगले ही दिन फार्मेसी बनने का काम शुरू हो गया। क्वीन की तरफ से किंगडम के बेहतरीन कारपेंटर्स भेजे गए थे, लेकिन परेशानी ये थी कि ये सब फाल्मा के लिए बहुत जल्दी हो रहा है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि फार्मेसी कैसी होनी चाहिए। उसने तो हमेशा सोचा था कि वो भी बाकियों की तरह छोटे से शुरुआत करेगा। तभी वहाँ एलन आती है। उसे यहाँ फाल्मा की मदद करने के लिए ही भेजा गया था। सबकी सलाह लेने के बाद आखिर फाल्मा के मन में एक डिजाइन आता है। उस पर तुरंत जोरों शोरों से काम शुरू हो गया था। पर अब वो सोच रहा था कि फार्मेसी का नाम क्या रहेगा। वो अपनी दवाइयों से लोगों का भला करना चाहता है। वो मन में सोचता है कि पीसफुल फार्मेसी नाम कैसा रहेगा। वैसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी कोई पैरेलल वर्ल्ड में
फार्मेसी खोलेगा। और वो ये बात एक कारपेंटर सुन लेता है। तुरंत पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी नाम का एक बोर्ड बन गया था। फाल्मा बेचारा वहाँ खड़ा सोच रहा था कि ये क्या हो गया। तभी वहाँ एलन भी आ जाती है। एलन फाल्मा से बात कर रही थी। तभी वहाँ हम एक नए शख्स को देखते हैं। वो फाल्मा से पूछता है कि वो यहाँ का नौकर है या फिर यहाँ का बॉस। फाल्मा फेक स्माइल के साथ कहता है बाप। वो आदमी बोलता है कि तुम तो काफी छोटे हो, फिर भी इस फार्मेसी के मालिक हो। तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम तो बस यहाँ कैंडी ही बना पाओगे। एलन को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर फाल्मा उसे रोकते हुए कहता है कि बकलोली मत कर पकोड़ी। खैर ये आदमी यहाँ की कॉमनर फार्मेसी गिल्ड से आया है और उसने सुना है कि फाल्मा सस्ती दवाइयाँ बेचने वाला है। फाल्मा कहता है कि हाँ वो यहाँ सस्ती दवाइयाँ बेचने वाला है। ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। तभी एलन उनके बीच में आ जाती है और उस आदमी को धमकी देती है कि अगर तुम इस फार्मेसी को बर्बाद करने की सोच रहे हो तो पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। वहाँ उसकी फटके 45 हो गई थी। वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि वो तो यहाँ बस दोस्ती करने आया था, पर एलन उसे लगातार गाली दिए ही जा रही थी। और यहाँ हमें रियलाइज होता है कि ऐसी बंदी हमें भी चाहिए। खैर वो लोग फार्मेसी के अंदर आ गए थे। अब फार्मेसी तो बन चुकी थी, लेकिन इतनी बड़ी फार्मेसी चलाने के लिए वो दोनों काफी नहीं है। फाल्मा को इसी चीज की टेंशन हो रही थी। तभी वहाँ शार्लोट आती है। शार्लोट कहती है कि वो इसमें फाल्मा की मदद करना चाहती है। फाल्मा उसे यहाँ के छोटे मोटे काम पकड़ा देता है, पर शार्लोट बताती है कि वो मैथ में बहुत अच्छी है और वो बिल काउंटर अच्छे से संभाल सकती है। फाल्मा हंस पड़ता है और कहता है कि तुम तो अभी 9 साल की हो। तो शार्लोट भी बोलती है कि आप भी तो 10 साल के हैं। वो बस फाल्मा की मदद करना चाहती है। उसने लगभग वहाँ रो ही दिया था। फाल्मा कहता है कि वो उसको समझता है और उसकी बात को मान लेता है। वो कहता है कि उसे छोटे मोटे कामों में उसकी मदद चाहिए होगी। शार्लोट तो वहाँ खुशी के मारे झूमने लगी थी, लेकिन अभी भी टैक्सेस और डॉक्यूमेंट संभालने के लिए उन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि फाल्मा वापस फूलों का गुलदस्ता लेके घर जा रहा है। आज यहाँ का माहौल काफी उदासी भरा है। फाल्मा को पता चलता है कि उनके परिवार का फाइनेंस संभालने वाला सेड्रिक, जिसने काफी साल उनके परिवार को दिए हैं, आज वो रिटायर हो रहा है। ये बात सभी को आज अचानक से पता चली। सेड्रिक कहता है कि फाल्मा के फादर ने उन्हें सभी कामों से आजाद कर दिया है। शायद वो चाहते हैं कि अब वो कंट्री के लिए भी कुछ करे। फाल्मा ये बात सुनकर कुछ सोचता है और कहता है, क्या आप मेरे लिए काम करोगे? सेड्रिक हाँ तो कह देता है, पर उसे कुछ समझा नहीं था। फाल्मा सीधा अपने फादर से बात करता है सेड्रिक को हायर करने के लिए। फाल्मा के फादर कहते हैं कि उन्होंने सेड्रिक को फ्री कर दिया है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। तभी ब्रूनो वहाँ एक बड़ा सा बक्सा और मंगवाता है। वो पूरा बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ब्रूनो फाल्मा को ये सब तोहफे के तौर पर देता है ताकि वो अपनी फार्मेसी चला सके। इसी बहाने ब्रूनो एक अच्छे फादर होने का फर्ज निभा रहे हैं। इसके बाद वो सेड्रिक की तारीफ भी करते हैं कि वो कितना ईमानदार और फाइनेंस संभालने में कितना माहिर है। तो फाल्मा के मन में सवाल आता है, फिर उन्होंने उसे निकाला क्यों? वो कोई जवाब नहीं देते। उनकी चुप्पी का मतलब फाल्मा समझ गया था कि ये सब उन्होंने उसके लिए ही किया है। अब कुछ वक्त बाद फार्मेसी की ओपनिंग हो जाती है, पर उनकी फार्मेसी के पहले ही दिन कोई कस्टमर नहीं आया। वो लोग इसको लेके बहुत ही उदास थे। फार्मेसी को खुले 1 महीना हो गया, लेकिन कोई पेशेंट नहीं आया। आखिर एक दिन उनकी फार्मेसी में एक कस्टमर आया। वो एक बूढ़े अंकल थे और वो यहाँ एक टॉफी खरीदने आए थे। वो सब इन सब चीजों से परेशान हो चुके थे। तभी वहाँ फाल्मा के फादर और उसकी माँ भेस बदल कर आते हैं, लेकिन इतना सिंपल उन्होंने भेस बदला था कि फाल्मा उन्हें बड़े आराम से पहचान लेता है। फाल्मा उन्हें अंदर लेकर जाता है और बताता है कि उसकी फार्मेसी बिल्कुल नहीं चल रही है। अपने बेटे की ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि वो उसकी फार्मेसी देखना चाहते हैं। सबसे पहले फाल्मा उन्हें दवाइयों से भरा कमरा दिखाता है, फिर वो उन्हें पेशेंट्स के लिए बेडरूम दिखाता है। अब ये सब दिखाने के बाद फाल्मा अपने फादर से पूछता है कि क्या कोई कमी है। ब्रूनो कहता है कि कोई कमी नहीं है। तभी फाल्मा की माँ उसे एक आइडिया देती है। दवाइयों के साथ वो उसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने की भी सलाह देती है, जो कि सस्ती हो और क्वालिटी में भी अच्छी हो और ऐसी हो जो हर तरह की महिला उसे यूज कर सके।
फाल्मा को इस आइडिया में दम लगता है। अब उसके फादर कहते हैं कि अगर वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाएगा तो वो इस बात का ध्यान रखे कि वो केमिकल का यूज ना करे। केमिकल स्किन डिसीजेस का कारण बनती हैं। अब जब उन दोनों के बीच ये बातें हो ही रही थी और ब्रूनो अपनी बीवी की तारीफ कर रहा था, तभी अचानक एक आदमी उसकी फार्मेसी में भगा चला आता है। उसे जल्द से जल्द यहाँ के फार्मासिस्ट को अपने साथ ले जाना था। वो बताता है कि एक लड़की की हालत बहुत खराब हो गई है। फाल्मा तुरंत उसके साथ जाता है। वो वहाँ देखता है कि एक बग्गी के पास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है। फाल्मा को देख ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो बच्चा उठा लाया है, लेकिन फाल्मा इन पे ध्यान न देकर बग्गी के अंदर घुस जाता है। उस बग्गी के अंदर जो लेडी थी उसकी हालत वाकई बहुत खराब थी। वो अपनी आंखें हल्की हल्की सी ही खोल पा रही थी। अपने सामने एक बच्चा देख वो सोचती है, लग गए गुरु। फाल्मा अपनी डिवाइन आई से उसे एग्जामिन करता है। उसे बॉडी में कोई बीमारी नहीं दिख रही थी, लेकिन तभी वो कुछ नसों के पास अजीब से निशान देखता है। ये खुद को दिए चोट जैसे नहीं थे। जिस तरह ये कट लगाए गए हैं ये किसी प्रोफेशनल का काम है। ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से ये लड़की अपने होश आवाज में भी नहीं है। फाल्मा उसे अपनी फार्मेसी ले आता है और उस लड़की का इलाज करने लगता है। जब उसकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है तो वो लोग उससे सवाल करते हैं कि उसने अपने हाथों पे कट क्यों लगाए थे। असल में ये कट इसी लड़की ने ही लगाए थे। नसों पर हल्के कट लगाकर ये जानबूझ के अपना ब्लड लॉस कर रही थी, क्योंकि ऐसा करने से स्किन सफेद हो जाती है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि गोरे लोगों की और सफेद हो जाती है। इसके क्रश ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, पर ये उसके लिए लॉयल थी। इसने सोचा कि अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं, और यही सब बताते हुए वो रोने लग जाती है। माफी मांगती है कि उसकी वजह से उन्हें परेशान होना पड़ा। एलन उसे समझाती है, अगर तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ा है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम औरों का भी दिल तोड़ो। हर एक चीज का बदला होता है। वो लड़की एलन से काफी इंस्पायर होती है और निकल पड़ती है मछलियों को अपने जाल में फंसाने के लिए। अब इसके बाद कहानी कुछ वक्त आगे जाती है। आज फाल्मा का परिवार एक नए शहर में छुट्टियां मनाने आया है और असल में ये जगह क्वीन ने फाल्मा के फादर को तोहफे में दी है। यहीं पर किंगडम के ज्यादातर व्यापार होते हैं और अधिकतर दवाइयाँ भी यहीं उगती है। वहाँ के इंचार्ज ब्रूनो को यहाँ काम करने वाले सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साथ ही साथ ब्रूनो को यहाँ ये भी पता चलता है कि उन्हें ट्रेड करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। एक कंपनी जिसको नेदरलैंड की रॉयल फैमिली चलाती है वो उनके ट्रेड में बाधा बन रही है। फाल्मा वहाँ एक बकवास सा ओपिनियन देता है कि हम थोड़ा बहुत तो लॉस सह सकते हैं, हमें भी लोगों के भले के बारे में सोचना चाहिए। उसका बाप उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है। बाहर शार्लोट और ब्रांच मिट्टी में खेल रहे थे और फाल्मा के आ जाने के बाद वो पानी में खेलने की जिद करने लगते हैं। फाल्मा को पानी में खेलने का शौक नहीं है, लेकिन वो दोनों हद से ज्यादा जिद करने लगते हैं और उनकी मासूमियत के आगे फाल्मा को झुकना ही पड़ जाता है। वहाँ मौजूद एलन भी कहती है, चलो मैं भी नहा लेती हूँ। फाल्मा पूछता है कि आप स्विमिंग सूट लाई हैं? एलन कहती है, मुझे स्विमिंग सूट की क्या जरूरत। फाल्मा की सोच गंदी होने लगती है। खैर ब्लांच को पानी में खेलता देख फाल्मा को अपनी बहन याद आ जाती है। वो भी पिछली दुनिया में फाल्मा से पानी में खेलने की जिद किया करती थी। फाल्मा बात को टाल देता है कि वो अगली साल खेलेंगे। वो भी अपने भाई की बात मान के उससे प्रॉमिस ले लेती है। वो वाकई अपने भाई के साथ पानी में खेलना चाहती थी, पर अगले ही साल उसकी गुप्त बीमारी के बारे में पता चला। फिर जो हुआ हम सभी जानते हैं। अचानक फाल्मा को ब्लांच के चिल्लाने की आवाज आती है। वो किनारे से दूर जा चुकी थी, जिस कारण वो समुद्र के तल में डूबने लगी थी। एलन उसकी मदद करने जाती है, लेकिन उसे भी तैरना नहीं आता। उतने में फाल्मा काफी तेजी से ब्रांच की ओर तैरने लगता है। उसे डर लग रहा था कि क्या वो इस दुनिया में भी अपनी बहन को खो देगा। ब्लांच समुद्र के तल की ओर डूबने लगती है। फाल्मा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अचानक उसका मार्क तेजी से ग्लो करने लगता है। अचानक उस एरिया का सारा पानी गायब हो जाता है। समुद्र के उस हिस्से में वो जगह खोखली हो चुकी थी। पानी वहीं के वहीं थम गया था। वहां मौजूद एलन को अपनी आंखों दिखे इस चमत्कार पर यकीन नहीं होता। जिस जगह अभी ये लोग खड़े हैं वहां पानी सूख चुका है, यानी कि फाल्मा ने सिर्फ पानी हटाया ही नहीं, यहाँ से गायब ही कर दिया है। फाल्मा ये खुद नहीं जानता कि उसने ये कैसे क्या किया है। फाल्मा ब्लांच को वहां से बाहर लेकर आता है। उसने फाल्मा को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया था। फाल्मा अपनी डिवाइन आई से ब्लांच को एग्जामिन करता है और तसल्ली करता है कि अब सब कुछ ठीक है। एलन फाल्मा से पूछती है कि वो सब क्या था, लेकिन फाल्मा भी नहीं जानता। वो कहता है कि शायद उसने नेगेटिव एट्रीब्यूट मैजिक का इस्तेमाल किया था, लेकिन एलन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये मैजिक चीजों को हटा सकता है, लेकिन तुम्हारे किए मैजिक ने वहां मौजूद पूरे पानी को गायब ही कर दिया। एलन कहती है कि लेकिन तुमने जो भी किया वो ठीक किया। मैं भी डिवाइन मैजिक की मदद से ब्रांच को बचा नहीं पाती।
पाल्मा अपनी बहन को याद कर ब्लांच को कस के पकड़ लेता है